आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देश दुनिया में कोरोना चल रहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है युवा वर्ग पर, क्योंकि युवा वर्ग है बेरोजगार। और बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंकज कुमार बंसल, जो कि एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है, साथ ही साथ आप 9 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो सर, सबसे पहले तो नवभारत टुडे में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या, आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे बुलाया है इस आपके प्रोग्राम में। जी सर, राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में बेरोजगारी की मार पड़ रही है युवा पर। अब इसी से रिलेटेड आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना पर विद्यार्थियों और जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग, स्टूडेंट्स है, उन पर कैसा असर हो रहा है? देखिए, कोरोना ने सभी क्षेत्र में अपनी मार दी है, पर जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो जितना कोरोना ने प्रहार किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और क्षेत्र में इतना दूरगामी दुष्प्रभाव रहेगा कोरोना का। जी। क्योंकि कोरोना के चलते हुए पिछले 1 साल से बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो लगभग पिछले 1 साल से पढ़ाई से भी दूर है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली है, और जो रेगुलरिटी जो एजुकेशन में होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। और मैं बड़े दुख से कहता हूं कि हमारी सरकारों ने पिछले 1 साल से ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि हम इस कोरोना के प्रभाव को जो है शिक्षा पे कम कर सके। जैसे कि पिछला 1 साल निकल गया है, बट ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन क्षेत्र में इतना अच्छा किया है जिससे कि बच्चों को गांव-गांव तक ये शिक्षा जो है प्रदान हो सके, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है वो और दुरुस्त हो सके। जी। लेकिन सर, ये ऑनलाइन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन का पूर्ण जो शिक्षा है पूर्ण रूप से छात्र वर्ग को मिल पा रही है? नहीं, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो एक नई टेक्नोलॉजी है और ये निश्चित तौर पर आगे जो है काफी कारगर रहेगी, भविष्य के लिए बहुत कारगर रहेगी। पर ऑनलाइन शिक्षा को पूर्ण रूप से हम भारतीय लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो शहरों में तो फिर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट गांव में सेम नेटवर्क, सेम ऑपरेटर के होते हुए भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है 4G जिसे हम कहें, तो गांव में उतनी अच्छी स्पीड से वो नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन उठा पा रहे हैं। जी। लेकिन सर, एक बात यहाँ ये भी है कि अगर 1 महीने की बात हो तो ऑनलाइन शिक्षा सही भी हो सकती है, लेकिन अगर 4 महीने, 5 महीने और पूरे साल की बात हो, उस समय क्या करे विद्यार्थी? क्योंकि ना वो स्कूल जा पा रहा है, ना ही कॉलेज जा पा रहा है, तो उसको फिर पता ही नहीं है कि मेरी नेक्स्ट क्लास में क्या है और क्या आने वाला है। उस समय फिर वो कैसे इस चीज से हैंडल करे इस चीज को? देखिए, कोरोना के चलते हुए जो कि युवा वर्ग को भी काफी प्रभावित कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कॉलेज के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। मतलब छोटे बच्चों को भी हम स्कूल में बुलाकर रिस्क नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी किसी भी तरह से इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती है। तो जो सबसे अच्छा विकल्प है, अगर हम कहें, हाँ ठीक है, 1 to 1 जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, वो उसका जो लाभ मिलता है, जिसकी हमें आदत भी है, उसके कंपेयर में ऑनलाइन शिक्षा की आदत हमें नहीं है। और तो अब इस काल में अगर कोरोना की घड़ी में अगर हमें बचाना है, बच्चों को भी बचाना है जो कि हमारे भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, तो उनके स्वास्थ्य को देखकर, और अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमें नई तकनीक को अपनाना होगा। और जिस तरह से दूसरी लहर आई है, ये भी लंबा चलने वाला है, और छोटे बच्चों को विशेषकर जो है ऑनलाइन शिक्षा का से जोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमने इतने सालों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा लिया है हमने, वो हम पीछे हो जाएंगे। जी। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से, आज छोटा सा बच्चा जब 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो मम्मी उसको यूट्यूब पे वीडियो दिखाती है और तब उसको खाना खिलाती है। तो अगर हम जब 1.5-2 साल के बच्चे को मोबाइल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उसके एंटरटेनमेंट को जोड़ सकते हैं, तो हमें लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी हमें बच्चों को जोड़ना की जरूरत है।
लेकिन कई क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि बच्चे एंटरटेनमेंट की चीजों को तो अक्सर पकड़ लेते हैं, लेकिन शिक्षा से थोड़ा सा दूर भागते हैं और उनके मस्तिष्क पर भी अभी कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपने बात बहुत अच्छी से सही कही कि मनोरंजन की बात जब हम करते हैं तो जरूर बच्चे बड़े आराम से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बट शिक्षा जो कि एक ऐसा मनोरंजन का माध्यम नहीं है। बट इसमें मैं फिर टीचर्स को कहूंगा कि जो अपनी क्लासेस हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो अपनी क्लास को इतना एंटरटेनिंग करें कि स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा के अंदर अध्यापक के साथ साथ अभिभावकों का भी बड़ा योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है। तो जब ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा और साथ में उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि वो इससे दूर ना हो, और ऑनलाइन शिक्षा जो क्लास चल रही हो बच्चों की, तो वो पूरे अटेंडेड होकर उसको अटेंड करें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। लेकिन सर एक बात यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अच्छे से इस चीज़ को समझा सकते हैं कि बच्चे अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते टीचर्स को, और ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास वो नहीं कह पाते कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय वो बच्चा क्या करे या टीचर कैसे समझे? दिव्या, आपने फिर बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब हम क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो टीचर बच्चों की शक्ल देख के समझ जाता है कि वो बच्चे को समझ में आया है नहीं आया है, और वो बार बार में रिपीट कर लेता है, वो कि ऑनलाइन में अभी उतना संभव नहीं है। बट अगर हम बात करें, ये तो हमारे सामने कठिनाइयां हैं, बट जैसे जूम क्लासेस होती हैं या गूगल गूगल क्लासेस है, उसके माध्यम पे हम बच्चों से इंटरेक्शन तो कर पा रहे हैं। हाँ, उतना अच्छा अभी अनुभव टीचर्स को भी नहीं है कि वो कैसे शक्ल से बच्चों को पहचान सके, उनकी शक्ल देखकर कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीजें जो है टेक्नोलॉजी सुधरेगी, तो ये जो समस्या है ये भी दूर होगी। मैं इस बात में जरूर एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मुश्किल घड़ी में जब टेक्नोलॉजी ने हमें सही किया है, टेक्नोलॉजी ने हमें जो है उसका सारे लेकर हमने किया, तो मुश्किलें हमें कम भी हुई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कठिनाई जरूर लगती है। माँ बाप को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है और नहीं मिल पाएगी, और अंधकार, उनका भविष्य जो है उनका अंधकार में हो सकता है। बट अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट करें और उसको टीचर्स भी अडॉप्ट करें, स्कूल्स भी अडॉप्ट करें और पेरेंट्स भी अडॉप्ट करें, तो हम इसको सुधार सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दिव्या। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स पहले विदेश में जाकर अच्छी शिक्षा के लिए जाते थे विदेश में, तो अगर ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ेंगे तो विदेश में उनको जाने के इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, अपने घर वालों से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, और वो विदेश की अच्छी शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो लोग ले सकेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही बात कही आपने कि कहीं न कहीं तालमेल होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के बीच में भी और स्टूडेंट के बीच में भी। जब तक वो दोनों एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, तब तक कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है, जो वो चेन बनती ही चली जाती है। वहीं सर एक सवाल और है कि जो प्रमोशन चल रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स तो बड़ा खुश होगा क्योंकि पेपर नहीं होने और उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पेपर नहीं करवाना और फिर प्रमोट करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए दिव्या, ये आपने कहा कि स्टूडेंट बड़ा खुश होगा, ये कुछ ही स्टूडेंट्स खुश होंगे। अगर ऐसा लगेगा तो एग्जाम नहीं हो तो खुश हो सकता बच्चा, बट बिना पढ़ाई के अगर बच्चा प्रमोट हो रहा है तो तब हम कह सकते हैं कि हम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो जो भविष्य का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा ही नहीं। सरकार ने पिछले 1 to 5th क्लास तक पूरी स्कूलें ओपन ही नहीं हुई साल भर, और हमने पढ़ा उनको प्रमोट कर दिया। जैसे ये ऐसा हो गया कि मैंने बच्चे को ABCD नहीं सिखाया, मैंने उसको एक आ ई नहीं सिखाया, और मैं अब उसको नेक्स्ट क्लास में ये कह रहा हूँ कि अब तुम पढ़ना सीख जाओ, मात्राएं सीख जाओ, तो ये कैसे होगा? हाँ, क्योंकि कोरोना का संकट बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल भरा है,
और ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, तो हम बच्चों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते हैं। तो ये कहना कि हाँ ठीक है अभी तो बच्चे छोटे हैं पढ़ लेंगे, बट जिस तरह का कंपटीशन का जमाना है हम ये नहीं कह सकते कि बाद में पढ़ लेंगे, बच्चे तो छोटे हैं अभी और कवर कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसका एकमात्र जो तरीका है सरकार को भी करना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा और इंटरनेट और बच्चों को सस्ते जो है कंप्यूटर और इंटरनेट अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे तो सभी बच्चे जुड़ पाएंगे, इनफैक्ट सरकारी स्कूल के बच्चे भी जुड़ पाएंगे। जी तो ये सबके लिए लाभकारी होगा और इस मुश्किल घड़ी में बच्चे कुछ नहीं से तो काफी कुछ ले पाएंगे। जी, जी, बिल्कुल सर। सरकार की जो बात कही सर आपने कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना चाहिए, लेकिन सर सरकार की जो बात आप कर रहे हैं, राज्य सरकार की बात करूँ, राजस्थान से आप जुड़े हुए हैं। राजस्थान में सर 40 लाख से ऊपर बेरोजगार युवा है, जो कि सिर्फ एक ही आस में है कि हमें कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में नौकरी मिले। 60,000 भर्तियां आज भी अटकी पड़ी है। क्या सर क्या लगता है कि क्यों ये भर्तियां अटक रही है? क्या वजह है कि वो पूरी नहीं हो पा रही? भर्तियां आती हैं लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो रुक कर ही रह जाती हैं। दिव्या आपने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए जैसे जैसे ज्यादा युवा शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ रही है और जो है युवा हर कोई ये चाहता है कि हम सरकारी जॉब लें। जिस तरह से कोरोना काल ने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से वहां पर खत्म कर दिया है, रोजगार खत्म कर दिया है, उस तरह से सभी युवा ये चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी ले पाए। पर सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि नौकरियां जो है केवल सरकारी महकमे में नहीं रह गई हैं और जो हमारा युवा है, टैलेंटेड युवा है, वो सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी में भी वो जाए। उसके लिए सरकार को प्राइवेट नौकरी में युवाओं को एक सिक्योरिटी देना जरूरी होगा। और क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति अपनी खूबी को बड़े अच्छे से निखार सकता है और बड़ा क्रिएटिव हो सकता है अपने काम में और काफी ऊंचाइयां छू सकता है, जो कि सरकारी तंत्र में, मैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बात करूं, ज्यादा मैं बाहर नहीं जाना चाहता। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो सरकारी टीचर जितने टैलेंटेड होते हैं, सभी इंटेलिजेंट जो टीचर्स हैं, इंटेलिजेंट कहूंगा या मैं कहूँ टॉपर्स अपनी क्लास में रहे, वो टीचर सब सरकारी नौकरी ले लेते हैं। बट कहीं ना कहीं वो टॉपर्स तो है, बट सरकारी स्कूल में वो उतनी गुणवत्ता से पढ़ा नहीं पाते या सरकारी तंत्र इतना बेकार हो गया है कि वो टीचर अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में एक मध्यम टैलेंटेड टीचर भी जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। वो इसलिए दे पा रहा है क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में बड़ा अच्छा कंपटीशन है, टीचर्स के बीच में भी कंपटीशन है और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में भी कंपटीशन है। तो मैं इस बात का बड़ा पक्षदार हूँ कि प्राइवेट क्षेत्र जो है वो टैलेंट को निखारने में काफी मदद करता है और वो अपॉर्चुनिटीज देता है एक पर्सनल आदमी को। तो मैं युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि भर्तियां तो आती जाती रहती हैं, सरकती रहती हैं, बट आप रोजगार से जुड़े, प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े और केवल सरकारी नौकरी की तरफ ना बढ़े, ये मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि युवा वर्ग को सरकार पर डिपेंड ना होकर अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए। क्या पता सरकारी से अच्छा प्राइवेट सेक्टर में उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में कुछ मिलेगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में वो खुद कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, जिससे कि क्योंकि देखिए देश का जो विकास होगा ना वो उसमें प्राइवेट क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार के जो पिछले 5-10 साल से जो रवैया है वो प्राइवेट स्कूलों के प्रति ज्यादा अच्छा नहीं है। वो प्राइवेट स्कूलों को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनकी स्थिति जो गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति जो खराब हुई है वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति खराब गवर्नमेंट के खुद के रवैये की वजह से हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हुई है और स्कूलों में जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने कर दिया उसकी वजह से हुई है। जबकि प्राइवेट स्कूल तो गवर्नमेंट के साथ, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूलें जो है वो गवर्नमेंट का या बच्चों का बेकार कर रहे हैं। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूलें काफी हद तक
आगे बढ़कर देश के विकास में एक अच्छा पार्ट निभा रही है मेरे हिसाब से। जी सर। सर, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों पर कोरोना का बुरा असर पड़ रहा है, टेंशन में रहते हैं, इस टेंशन से उभरने के लिए वो इस समय क्या करें? क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट है तो इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं कि बच्चे कैसे अपने दिमाग पर बर्डन ना लें। बिल्कुल। जो कोरोना की वजह से बच्चे जो घर में अंदर पैक हो गए हैं, अंदर बंद हो गए हैं, उस वजह से मानसिक विकास जो है और मानसिक तनाव बच्चों को बड़ा हो रहा है। तो मैं इसमें बच्चों को से ज्यादा मैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगा कि लॉकडाउन है, आप भी घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा अपने बच्चों के साथ घर में ही खेलें। जी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें, तो बच्चों को किसी भी तरह से मानसिक जो तनाव नहीं होगा और उनको पढ़ाई के समय पढ़ाई ठीक है, बट पढ़ाई होने के बाद उनके पास उनके साथ उनसे बातें करें, उनके साथ खाना खाएं और उनके साथ जो है जो भी समय वो बिता सकते हैं वो बिता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं देंगे और आज आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।